हेलो फ्रेंड्स, ये एविडेंस पर पहला लेक्चर है जिसमें आज इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पर अपन चर्चा करेंगे। एविडेंस एक्ट का सेक्शन यह बोलता है कि इस अधिनियम का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और यह 1 सितंबर 1872 से संपूर्ण भारत पर लागू है। जहाँ तक एविडेंस एक्ट के विस्तार का प्रश्न है, इस अधिनियम का विस्तार भारत के न्यायालय और तथा आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंतर्गत संयोजित न्यायालय से भिन्न जो भी कोर्ट मार्शल के न्यायालय बनाए गए पर तथा होने वाली समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर है, लेकिन इसके अंतर्गत माध्यस्थम सम्मिलित नहीं है। यानी एविडेंस एक्ट इसके अतिरिक्त माध्यस्थम कार्रवाई पर लागू नहीं है और दूसरा किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के समय दिए गए शपथ पत्र पर लागू नहीं है। दरअसल न्यायिक कार्रवाइयाँ उनको बोला जाता है जिस पर कि कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी व्यक्ति या कोई भी न्यायालय शपथ पर साक्ष्य ले सके। इसलिए आर्बिट्रेटर जो होते हैं, ये आप देखेंगे कि आर्बिट्रेटर सिविल मैटर में होते हैं। दीवानी मामलों में व्यक्ति कोर्ट ना जाते हुए अपने बीच में जब बिजनेस शुरू करते हैं तब एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें ये तय करते हैं कि आप और हमारे बीच में कोई विवाद होगा तो हम फलाने व्यक्ति के सामने बैठ के उसको तय कर लेंगे। वो उनका पंच या आर्बिट्रेटर होगा और उस व्यक्ति को शपथ पर साक्ष्य लेने का कोई अधिकार नहीं होता है, अर्थात उसके सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चलती है। इसलिए उसके सामने जो भी कार्रवाई होंगी उसको साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। अब इस अधिनियम में देखेंगे आप कि कहीं भी न्यायिक कार्रवाइयों की परिभाषा नहीं दी गई है। न्यायिक कार्रवाइयों का सीधा सीधा मतलब है न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्रवाई, लेकिन कानून में उसका मतलब ये है जो CRPC के सेक्शन 2 के अंतर्गत बताया गया है कि शपथ पर लिए जाने वाले साक्ष्य की प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया माना गया। इसलिए जहाँ भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वहाँ पर एविडेंस एक्ट लागू होगा। इसके बाद में इसका सेक्शन 2 रिपील्ड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, वो कोई आपके मतलब का नहीं है। अब सेक्शन 3 को निर्वचन क्लास माना गया, मतलब इंटरप्रिटेशन क्लास माना गया। इसमें सबसे पहले न्यायालय की डेफिनेशन दी गई है कि न्यायालय से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत आते हैं सभी न्यायालय मजिस्ट्रेट सिवाय माध्यस्थम के। सीधी सी बात है, जैसा भी मैंने बताया कि न्यायालय और मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर साक्ष्य लेने के प्रावधान है और आर्बिट्रेटर के सामने ये नहीं होता है, इसलिए आर्बिट्रेटर को कोर्ट साक्ष्य अधिनियम में नहीं माना है। इसी तरीके से फैक्ट क्या है? तथ्य जो बोला जाता है, तथ्य पर ही सब कुछ, सारा एविडेंस चलता है, तथ्य पर ही सारा केस होता है, तथ्य पर ही सारे विवाद होते हैं। तो तथ्य क्या है? तथ्य वास्तव में आप और हम जो बोलते हैं आम भाषा में, फिर ये फैक्ट है, मतलब ये सच है। जिसका अस्तित्व मौजूद है वो तथ्य है। जिसका अस्तित्व के मौजूद होने के बारे में गवाह पुरावा दिया जा सके वो तथ्य है। और तथ्य की डेफिनेशन इसमें दी गई है कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। वस्तु मतलब आप और हमारे सामने जो भी उत्पन्न पदार्थ, ठोस, लिक्विड, ठोस, द्रव, गैस जो भी है। इसी तरीके से फैक्ट का वस्तुओं का संबंध जिसको कि इंद्रिय द्वारा बोधगम्य, इसमें आगे लिखा है। यानी थिंग्स विच में बी परसीव बाय द सेंस। परसीव बाय द सेंस यानी हम उसको अपनी मानव इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव कर सकें। यदि कोई बात सुनी जा सकती है तो हाँ, घटना ऐसी होना चाहिए जिसे कि हमने अपने स्वयं ने सुना है। अगर कोई किसी ने घटना देखी है तो वो घटना अपने आँखों से देखता है और वो उसका आई विटनेस बन जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंद्रियों के द्वारा अनुभव भी तथ्य है। इसी तरीके से सुसंगत का जो डेफिनेशन दी गई है वो तथ्यों के बारे में ही है। एविडेंस एक्ट कहता है एक तथ्य दूसरे से तभी सुसंगत कहा जाएगा जब वो साक्ष्य अधिनियम में बताए गए प्रावधानों या उपबंधों के अनुसार दूसरे तथ्य से सुसंगत है। मतलब एक तथ्य जो सच है उसकी सच्चाई से जुड़ा है, या एक तथ्य जिसका अस्तित्व है उससे जुड़ा हुआ तथ्य ही सुसंगत माना जाएगा। इसके बाद आता है फैक्ट इन इशू मतलब होता है विवादित तथ्य। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इसको डेफिनेशन ये दी गई है जो तथ्य अकेले ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग, मतलब उनसे कनेक्ट होने के बाद किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के जिसका कि किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्याख्यान या प्राख्यान किया गया है, जिसमें उसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि फैक्ट इन इशू वह है जो या तो सारे फैक्ट के
जो विवाद फैक्ट इन इशू मतलब विवादित तथ्य। एक व्यक्ति, इसमें लिखा है कि एक किसी न्यायिक कार्रवाई में, किसी कार्रवाई में या वाद में एक पक्ष प्रख्यान करता है, दूसरा उसका प्रत्याख्यान करता है। मतलब एक व्यक्ति उसको जोड़ देकर कहता है, दूसरा उसको उतनी ही दृढ़ता से मना करता है। और ऐसी स्थिति में ऐसे तथ्य जो स्वतः अस्तित्व में आ जाते हैं और जिनकी प्रकृति को फॉलो करना या अनुसरण किए बिना विवाद को नहीं सुलझाया जा सकता, ऐसे तथ्य विवादित तथ्य कहलाएंगे। ऐसा तथ्य अकेले ही या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के निर्धारण में आवश्यक होते हैं। जैसे ए ने बी को मारा, तो ए ने बी को मारा तो उनका पहले का झगड़ा था, घटना के पहले उनके बीच में रंजिश थी। ये सारी बातें जब बी पर कही जाएंगी तो बी उनको नेचुरली इनकार करता है, और इनकार करेगा, प्रोसिक्यूशन कहेगा कि ए को बी ने मारा, इस तरीके से मारा, और वो कहेगा साहब मैंने नहीं मारा। तो यहाँ पर एक वाद या कार्रवाई में एक पक्ष उसका प्रख्यान कर रहा है, उसको जोड़ दे के कह रहा, दूसरा उसको इनकार कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में कौन सच है कौन झूठ है, इन बातों को तय करने के लिए जो विवाद के बिंदु बनाए जाते हैं उनको विवादित तथ्य कहते हैं। ये विवादित तथ्य की डेफिनेशन है। इसी तरीके से आगे दी गई है दस्तावेज की परिभाषा। तो दस्तावेज से जो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। दस्तावेज से अभिप्रेत है जिसमें किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या शब्दों के द्वारा या इनमें से एक या एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त या उल्लेखित किया गया है और जिसका प्रयोजन उस विषय का अभिलेखन के प्रयोजन के लिए उपयोग में किया गया है। मतलब उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाना आश्रित है या उपयोग किया जा सकता है। फिर मैं एक बार कहता हूँ कि दस्तावेज से अभिप्रेत ऐसा कोई भी पदार्थ जिस पर अंकों, अक्षरों या चिन्हों के द्वारा, उस पर एक के द्वारा या इनमें से एक या एक से अधिक साधनों के द्वारा कुछ अभिव्यक्त या वर्णन किया गया है, जिसके प्रयोजन या ऐसे लिखे जाने का उद्देश्य उसको उपयोग में लाए जाने का आशय है या उपयोग में लाया जा सके, वो दस्तावेज कहलाएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लॉपी इत्यादि भी सब मानी जाएंगी कि दस्तावेज ही मानी जाएंगी। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ और ये मोबाइल में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पर आ रहा है। यूट्यूब पर आने के बाद आप उसको देख रहे हैं, तो मोबाइल और यूट्यूब इस घटनाक्रम का कि मैंने लेक्चर दिया, आपने सुना, तो ये यूट्यूब और मोबाइल इसका दस्तावेज है कि मैंने लेक्चर दिया था। ज़रूरत पड़ने पर कि क्या मैंने यूट्यूब पे लेक्चर दिया था, तो ये प्रयोजन के लिए हाँ साहब इस दिनांक को, इस तारीख को, इतने मिनट का लेक्चर यूट्यूब पर योगेश द्विवेदी का आया था, ये इसका दस्तावेज है। इसी तरीके से जब आप कोई कागज़ पर लिखते हैं, कोई संव्यवहार करते हैं, कोई किसी से पैसे लेता है, चेक देता है, तो ये सारी बातें दस्तावेज लिखे जाते हैं। और इनके लिखे जाने का उद्देश्य क्या है? ऐसे लिखे जाने का उद्देश्य उसका अभिलेखन का प्रयोजन पहले से ही आशयित होता है कि इसका उद्देश्य कहाँ किया जा सकता है या ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग में लाया जा सकता है, कहीं भी और दूसरी जगह भी लाया जा सकता है, तो वो दस्तावेज है। दस्तावेज वो है जब किसी पदार्थ पर, पदार्थ मतलब पदार्थ में सारी बातें आ गई, सारी वस्तु का, कागज़, पेंसिल, ये वो जो आप जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, पत्ते पे लिखा हुआ, कागज़ पे लिखा हुआ, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर कि डिस्क्राइब अंकों, शब्दों और चिन्हों के द्वारा जिस पर कुछ भी वर्णन किया जा सके, कुछ भी अभिव्यक्त किया जा सके, और जिसके प्रयोजन का उद्देश्य लिखा जाना, ऐसा जिसके लिखे जाने का उद्देश्य इस प्रकार से प्रयोजन में आना है, वो दस्तावेज कहलाएगा। इसके बाद दी है इसमें साक्ष्य की डेफिनेशन। तो एविडेंस एक्ट में बताया गया है साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिनको कि न्यायालय अपने समक्ष जांचाधीन तथ्यों के विषय में किए जाने की अनुज्ञा देता है या किए जाना अपेक्षित करता है। मतलब न्यायालय के समक्ष जो भी मामला विचाराधीन है, मामला जिसको न्यायालय परख रहा है, उसके बारे में साक्षियों के द्वारा मौखिक कथन किए जाने की न्यायालय अनुमति देता है, या न्यायालय ऐसी अपेक्षा करता है कि जो व्यक्ति अपने तथ्य, अपने प्रकरण को साबित करना चाहता है, वो इस विषय में इन बातों का मौखिक साक्ष्य पेश करे। तो इस तरह की साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा। इसी तरीके से न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा, वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। इसके बाद आता है साबित और ना साबित। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपने कोर्ट में कहा और साबित कर दिया तो आप मुकदमा जीत गए, और साबित नहीं कर पाए तो मुकदमा हार गए। साबित किया जाना उसी बात से संबंधित है। और साबित किए जाने की डेफिनेशन ये है, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाएगा तब जबकि न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर
विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि इस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभव्य बना दे, इतना प्रोबेबल बना दे कि उन परिस्थितियों में जिनमें कि वह तथ्य अस्तित्व में होना कहा गया है, उस पर हर प्रज्ञावान व्यक्ति यह मानकर काम करे कि इस तथ्य का अस्तित्व है। अर्थात एक तथ्य जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत साबित किया हुआ जब माना जाएगा जब न्यायालय उस पर विचार करके या तो यह घोषित कर दे या मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व में होने की संभावना को इतना प्रोबेबल, इतना प्रैक्टिकल बना दे कि जिन परिस्थितियों में या उस विशिष्ट मामले में जिन परिस्थितियों में कोई भी प्रज्ञावान, मतलब कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति यह मानकर काम करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, ऐसा तब कहा जाएगा कि उसको साबित माना जाएगा। जो भी आपने कोर्ट में कहा उसको साबित कर दिया, और साबित करने के लिए आपको एविडेंस तथ्यों पर पेश करना पड़ेगा, और एविडेंस दो तरीके से पेश करेंगे, मौखिक साक्ष्य से और दस्तावेजी साक्ष्य से। तो जब न्यायालय किसी भी चीज़ को साबित मान लेता है तो यह तय हो जाता है कि इसका अस्तित्व है, या न्यायालय द्वारा उसकी संभावना और अतिसंभावना को इतना प्रोबेबल, इतना प्रैक्टिकल बना दिया जाता है कि उस विशिष्ट मामले में कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति यानी कोई भी कॉमन सेंस बुद्धि रखने वाला व्यक्ति यह मानकर काम करता है कि जो न्यायालय में साबित किया वो अस्तित्व में है। इसी तरीके से आप ना साबित की डेफिनेशन पे जाएंगे तो यही बताया है कि न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, और उसके ना होने की संभावना को इतना अधिक प्रैक्टिकल कर दे कि उन परिस्थितियों में उस विशिष्ट मामले के बारे में कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करे कि इस तथ्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात जो कहा गया उस पर न्यायालय ने उसके अस्तित्व में होने का विश्वास नहीं किया, उसको झूठ माना। इसके बाद कोर्ट में तीन बातें होती हैं, साबित, ना साबित और इसके बाद सबूत साबित नहीं। दरअसल एक मामला जब न्यायालय के सामने लाया जाता है तो न्याय के लिए सभी तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता है। फैक्ट इन इशू अगर विवादित तथ्य से मामला स्पष्ट होता है तो कोर्ट जहाँ संतुष्ट हो जाती है वहाँ पर ये कहती है आगे आपको एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, या एविडेंस लेना मुनासिब नहीं समझती। तो ऐसी कुछ बातों को ऐसी ना साबित किया जाता है और ना ही ना साबित किया जाता है, तो ऐसी बातें को कहा जाता है साबित नहीं हुआ, ये कहा जाएगा। इसके बाद में इसमें ये दिया है भारत की परिभाषा क्या है, तो जहाँ पर इस संहिता का विस्तार है वहाँ पर भारत माना जाएगा। इस साक्ष्य अधिनियम का जहाँ तक विस्तार है उसको भारत माना जाएगा। मतलब इसका आप पहले भी पढ़ चुके हैं, संहिता का इस साक्ष्य अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, थैंक यू सर। आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9229914131। थैंक यू।